हेलो एवरीवन। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक संस्कृति है। सामान्य तौर पर देखें आप तो हम व्यवहारिक जीवन में जब आते हैं तो अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि भारतीय संस्कृति या अमेरिकन कल्चर या विदेशों की संस्कृति। तो सामान्य रूप से आप देखें तो यह शब्द जो है वो बड़ा प्रचलित शब्द है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उपयोग में आता है। लेकिन यदि हम वही किसी से पूछें कि आप हमें बताएं कि संस्कृति क्या है, तो वह केवल जो है एग्जाम्पल तक सिमट जाता है, उसके उदाहरण तक सिमट जाता है। वो हमें यह नहीं बता पाता कि संस्कृति है क्या। थोड़ा सा एक कोशिश हम कर रहे हैं कि जब हम संस्कृति आपको समझा पाएँ। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर समझेंगे कि इस लेक्चर की शुरुआत हम मीनिंग ऑफ कल्चर से करते हैं, संस्कृति का अर्थ बताने से करते हैं। सबसे पहले देखें तो संस्कृति अंग्रेजी के कल्चर शब्द से बना है और कल्चर लैटिन भाषा के कल्चरा का अनुवाद माना जाता है। कल्चर का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। मानव जीवन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो भी तरीके अपनाता है, उठना, बैठना, खाना, सोना तो उन सभी तरीकों को समग्र रूप से यदि बात किया जाए तो हम संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक चर्चा और करें कि यदि आप मनुष्य और पशु की तुलना करें तो पशु जो है संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाता, जबकि मनुष्य जो है वो संस्कृति का निर्माण कर लेता है, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तरीका जो है विकसित कर लेता है। तो ऐसी कौन सी खासियत, जब हम साहित्य लिटरेचर का अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता लगता है। एक विद्वान का नाम उसमें मिलता है हमें, लेस्ली वाइट। लेस्ली वाइट नाम के विद्वान ने मनुष्य की ऐसी 5 खासियत हमें बताई जिसके कारण मनुष्य संस्कृति का निर्माता बन जाता है और पशु जो है वो संस्कृति का निर्माता नहीं बन पाता। क्या है वो खासियत? 2 पैरों पर खड़े हो सकने की क्षमता, शीघ्रतापूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, मेधावी मस्तिष्क और प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। ये 5 ईश्वर प्रदत्त, गॉड गिफ्टेड हमारे अंदर ऐसी खासियत होती है जिसके कारण हम संस्कृति का निर्माण कर पाते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना पाते हैं। यदि हम परिभाषाओं की ओर चलें तो 2-3 परिभाषाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी भी जाती हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। सबसे पहले मजूमदार मदान को अपन पढ़ते हैं, जिन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा कि लोगों के जीने के ढंग को ही हम संस्कृति कहते हैं। ये तो बहुत मैंने एक बात कर चुके हैं। कल्चरा का मतलब यही होता है कि जिस तरीके से हमारा उठना, बैठना, खाना, सोना, पहनना, ये सारा तरीका जो हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाते हैं, तो वे ऑफ लाइफ, संस्कृति को डिफाइन करना हो तो एक शब्द में मजूमदार मदान कहते हैं कि वे ऑफ लाइफ, जो जीवन जीने का तरीका है वही जो है वो संस्कृति है। आगे बढ़े तो दूसरा विद्वान हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, जिन्हें हम हर्स्कोविट्ज़ के नाम से जानते हैं। हर्स्कोविट्ज़ ने मैन एंड हिज कल्चर नाम की पुस्तक लिखी है और संस्कृति के बारे में लिखा है कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग ही संस्कृति है। पर्यावरण आप जानते हैं कि प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं, जंगल, पहाड़, नदियाँ, पेड़, पौधे, हवा, इन सभी को समग्र रूप से हम पर्यावरण कह सकते हैं। तो इस पर्यावरण से कुछ चीज़ों को हम अपनाकर और उसका रूप बदलकर, मॉडिफाई करके और इसके बाद अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो तरीका विकसित कर लेते हैं, उसे ही हर्स्कोविट्ज़ नाम का विद्वान जो है वो संस्कृति के नाम से डिफाइन करता है या परिभाषित करता है। उदाहरण के रूप में आप समझेंगे कि कपास जो है प्रकृति में है, यदि उसको मॉडिफाई करके और उससे हम कपड़े बना लेते हैं तो वह संस्कृति है। लोहा जो है वो पहाड़ों में है, खदानों में है, उससे हम दरवाजे, गाड़ियाँ बनाते हैं, तो ये संस्कृति है। ऑक्सीजन जो है या हवा जो है वो प्रकृति में है और उससे हम ऑक्सीजन का सिलेंडर बना लेते हैं, तो वो संस्कृति है। इस तरह से हर्स्कोविट्ज़ ने समझाया कि पर्यावरण
कि मानव निर्मित वस्तुएं जो हैं वो संस्कृति के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद तीसरे विद्वान हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं टायलर। टायलर ने की फेमस बुक है प्रिमिटिव कल्चर, और टायलर ने बड़े बृहद रूप में संस्कृति को समझाने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि संस्कृति में ज्ञान, विश्वास, कला, आचार आदि आदि ऐसी बातों का समावेश हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें उन्होंने भौतिक, अभौतिक, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको नहीं दे सकते, नहीं छू सकते, लेकिन यदि मानव के लिए उपयोगी है, मानव जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करती है, तो उसे हम संस्कृति कहते हैं। इस तरह से बृहद रूप में टायलर ने समझाया। विशेषताओं की बात करें तो पहला तो मानव निर्मित संस्कृति जो है वो मानव निर्मित करता है, बनाता है। पशु जो है संस्कृति का निर्माता नहीं बन पाता। दूसरा, संस्कृति जो है वो सामाजिक होती है। सामाजिक मतलब कि जो तरीका हम विकसित करते हैं वो कोई एक व्यक्ति का तरीका नहीं होता, बल्कि उस तरीक़ों को पूरा समाज ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा, प्रयत्न और भूल विधि के द्वारा अपनाता है। एक साथ नहीं अपनाते, पहले हम प्रयत्न करते हैं, गलतियां करते हैं, उससे हम सीखते हैं, और इसके बाद धीरे धीरे जब हमें वो तरीका अच्छा लगने लगता है तो उसे हम अपना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति जो है वो सामाजिक होती है। संस्कृति जो है वो हस्तांतरित होती है। आज जो हम खाने पीने, उठने बैठने, पहनने का जो तरीका हम अपना रहे हैं, वास्तव में हम उसके क्रिएटर नहीं हैं, हम उसके निर्माता नहीं हैं, बल्कि हमें जो है वो अपने पूर्वजों से, अपने बड़े भाई से, अपनी बहन से, अपने माता से, अपने पिता से, अपने पूर्वजों से वो प्राप्त हुई है। जब हम पैदा हुए तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो हमारे अंदर वो हस्तांतरित कर दी गई। पिताजी ने अपने बेटे को दिया, हम जो है वो आगे अपनी पीढ़ी को दे देंगे। तो संस्कृति में जो है हस्तांतरण का गुण भी पाया जाता है। संस्कृति जो है वो सीखी जाती है। जब हस्तांतरित होगी, निश्चित सी बात है, यदि हमारे पिताजी हस्तांतरित करेंगे तो कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं संस्कृति जो हमें वो पकड़ा देंगे और हम जेब में रख लेंगे। वो जो है वो हमें धीरे धीरे, छोटे बच्चे के क्रम से आप शुरू करें तो पूरे जीवन भर ये सामाजिकरण की प्रक्रिया है। आगे हम इस मैटर पे एक अलग अपना वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर अभी आप देखें तो संस्कृति जो है वो सीखी जाती है कि जब हमारे पूर्वज या हमारे अग्रज जो है वो हमें किसी न किसी प्रकार से संस्कृति को सिखाते हैं और हम उसे हस्तांतरित करते हैं और हम उसे सीखते जाते हैं, और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बेहतर हो रहा है, क्योंकि वो तरीका हमें आने लगता है और हम बेहतर कुछ कर पाने की स्थिति में होते हैं। संस्कृति में प्राचीनता का गुण पाया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी उठने बैठने, खाने पीने, सोने का तरीका जो हम अपना रहे हैं, वो उसके निर्माता हम नहीं हैं। हमसे पहले हमारे पूर्वजों ने, कई पीढ़ी पहले किसी व्यक्ति ने, हमारे पूर्वज ने, मनुष्यों के पूर्वज ने बनाया है, इसलिए उसमें प्राचीनता का गुण भी पाया जाता है। हम ये नहीं बता सकते कि पानी गिलास से पीना है, ये कितने साल पहले हमारे जीवन में आया। हमें थाली में खाना खाना है, हमें चम्मच से खाना खाना है, हमें हाथ पैर धो के खाना है। ये सारे तरीके जो हैं वो कितने साल पुराने हैं, कब इसका निर्माण हुआ, शायद हम बता पाने की पोजीशन पे नहीं होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृति में प्राचीनता का गुण भी पाया जाता है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। अब यहाँ पर देखें, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, अमेरिकन कल्चर, इवन कि क्षेत्र पे आप जाएं तो हर क्षेत्र की अपनी एक अलग संस्कृति होती है। लेकिन जिस संस्कृति को हम अपनाते हैं, जिस संस्कृति का हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए आदर्श होती है। दूसरे की संस्कृति को हम उतना अच्छा नहीं मानते। जैसे एक एग्जांपल से समझें कि खाना खाने के दो तरीके हमारे सामने हैं। एक पंगत सिस्टम, पाँच में बैठ के हम खाना खाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत में देखने को मिलती है। दूसरा जो है बफे सिस्टम, जो वेस्टर्न कल्चर से हमारे यहाँ आयातित है, परंपरा है या संस्कृति है। तो बफर सिस्टम और पंगत सिस्टम को यदि आप देखें तो इसमें कभी कभी हम टकराहट लोगों के बीच में या डिस्कशन या बहस का रूप लेते हुए देखते हैं कि जब एक गांव का व्यक्ति कहता है कि नहीं पंगत सिस्टम है, और एक शहर का व्यक्ति कहता है कि एक व्यक्ति खाना खा रहा है और उसको तके हम बैठे रहे, हमारा समय बर्बाद होता है, तो बफर सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। अपने अपने लॉजिक, अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ पर विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। जिस संस्कृति का हम पालन करते हैं,
हम उसे ही अच्छा मानते हैं, दूसरे की संस्कृति को हम अच्छा मानने को तैयार नहीं होते हैं। जैसे एक हमें एग्जाम्पल मिलता है कि एक जनजाति जो है वहाँ ऐसी परंपरा पाई जाती है कि वहाँ पर जब उनके बड़े आते हैं या उनके सम्मानित आते हैं तो मुंह पे थूक दिया करते हैं। हमारे यहाँ जब हमारे बड़े आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, अभिवादन करते हैं, कुर्सी छोड़ देते हैं। ये तो अलग अलग संस्कृति है, लेकिन जब हम ये मुंह पे थूकने वाली संस्कृति को सुनते हैं तो हमें हंसी आती है। लेकिन विश्वास कीजिए कि जब वहाँ पर उस जनजाति में कोई बताता होगा कि भारत में कुर्सी से उठने की या अभिवादन करने की परंपरा है तो वहाँ भी लोग हंसते होंगे। तो यहाँ पर समझेंगे कि संस्कृति जो है वो अपने आप में आदर्श होती है। जो व्यक्ति जिस संस्कृति को मानता है उसे वही संस्कृति अच्छी लगती है। इसके बाद आगे बढ़े तो संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संस्कृति को अधिसावयवी और अधिवैयक्तिक किसने कहा। तो इस एक विद्वान हम इसमें याद करते हैं जिसे क्रोबर के नाम से जाना जाता है। क्रोबर ने कहा कि संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी होती है, सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक होती है। क्या मतलब है इसका? यहाँ आप समझेंगे कि व्यक्ति और सावयव एक जीव आप समझ सकते हैं। तो इसका शायद मतलब यह है कि संस्कृति का निर्माण जो है वो मनुष्य करता है, हम आप करते हैं। हमने बनाया कि हमें घड़े से गिलास में पानी निकालना है और पीना है, लेकिन आज यदि हमारी इच्छा पड़े कि नहीं हम गिलास से पानी नहीं पिएंगे, हम घड़े में सीधे मुंह लगा के पानी पिएंगे, यदि हम उसे बदलना चाहें तो हमारी बनाया हमने, लेकिन हमारी आलोचना हो जाएगी, लेकिन उस संस्कृति को गलत करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। मतलब बनाया हमने, लेकिन बनने के बाद हमारे जीवन में शामिल होने के बाद वह संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब वह हमसे ऊपर हो जाती है, हमें समाज नकार देता है, लेकिन उस संस्कृति को नहीं नकारता। इसीलिए ही क्रोबर ने कहा कि संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी होती है। अगले क्रम में अपन बढ़े संस्कृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ कल्चर या टाइप्स की बात ना करें, अपन वर्गीकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि कई विद्वानों ने अलग अलग भागों में संस्कृति को विभाजित किया है। तो कई वर्गीकरण हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो क्लासिफिकेशन भी इसे हम कह सकते हैं। पहला, अकबर, पुस्तक का नाम सोशल चेंज। उन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांटा, भौतिक और अभौतिक। सीधा सा एक लाइन में समझ सकते हैं, भौतिक वह संस्कृति है जिसे देखा और छुआ जा सकता है, पेड़ पौधा, तो ये पर्यावरण हो जाएगा, जैसे टीवी, फ्रिज, अलमारी, कूलर, दरवाज़ा, घड़ी, चश्मा, ये सभी भौतिक संस्कृति होंगे। और अभौतिक जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, जैसे हमारे मूल्य, हमारे विश्वास, हमारी शिक्षा, हमारा धर्म, यह सब अभौतिक संस्कृति की श्रेणी में आएगा। तो अकबर ने दो भागों में बांटा, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। दूसरा विद्वान क्रोबर, इन्होंने भी दो भागों में बांटा, इतिहास और ईडास पक्ष। इतिहास जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, जो अकबर को यदि आप देखेंगे तो अभौतिक संस्कृति। वही चीज़ क्रोबर जो है वो अपने इतिहास में रखते हैं कि जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। और ईडास में वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं, वो सारे बातें शामिल होती हैं जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। अगला वर्गीकरण लुघान नाम के विद्वान ने प्रगट और अप्रगट संस्कृति में डिवाइड किया संस्कृति को। प्रगट मतलब जिसे देखा और छुआ जा सकता है, और अप्रगट जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। तो यहाँ पर देखें, ये वर्गीकरण याद करने लायक है, नाम अलग अलग हैं, लेकिन यदि आप अकबर के भौतिक, क्रोबर के ईडास और क्लूखोन के प्रगट, इन तीनों को एक साथ समझें तो एक लाइन में आप कह सकते हैं जिसे देखा और छुआ जा सकता है, उसे हम भौतिक, उसे ईडास और उसे प्रगट पक्ष जो है वो कह सकते हैं। और अकबर का अभौतिक, क्रोबर का इतिहास और क्लूखोन का अप्रगट संस्कृति का वह पक्ष है जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। मूल्य, विवृत्तियाँ, हमारी सोच, हमारा धर्म, हमारी शिक्षा, ये सब जो है वो अभौतिक, इतिहास और
अप्रगट तत्वों की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और वर्गीकरण की ओर अपन पढ़ें तो थोड़ा सा सोरोकिन को भी अपन याद कर सकते हैं। मैंने इस वर्गीकरण में सोरोकिन को अलग रखा। उसका कारण केवल इतना है कि सोरोकिन ने संस्कृति के 2 नहीं बल्कि 3 प्रकार बताए। पहला चेतनात्मक संस्कृति, जिसे अकबर ने भौतिक कहा, जिसे क्रोबर ने ईडास कहा, जिसे ग्लूखान ने प्रगट कहा, उसे ही सोरोकिन नाम का विद्वान चेतनात्मक संस्कृति के नाम से जानता है या बताता है। दूसरा जो है वो भावात्मक संस्कृति, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, जिसे अकबर जो है वो अभौतिक, जिसे क्रोबर जो है वो इथास, क्लूखॉन जो है वो अप्रगट, उसे ही सोरोकिन नाम का विद्वान भावात्मक संस्कृति की श्रेणी में रखता है। एक तीसरा प्रकार सोरोकिन ने बताया जिसे आदर्शात्मक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जो बीच का समन्वय होता है। कि हम आगे जब सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत आपको बताएंगे तो सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की जब हम चर्चा करेंगे तो सोरोकिन को फिर से हम याद करेंगे। तो सोरोकिन नाम का विद्वान ये समझाने की कोशिश करता है कि सामाजिक परिवर्तन एक घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है। कभी हम चेतनात्मक की ओर जाते हैं और कभी हम भावात्मक की ओर जाते हैं, लेकिन जब हम बीच में होते हैं, जब हम चेतनात्मक को भी महत्व देते हैं और भावात्मक को भी महत्व देते हुए एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसे जो है वो आदर्शात्मक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अंत में अपनी बात हम एक कोटेशन के साथ समाप्त करना चाहेंगे। मैकाइवर का बड़ा फेमस कोटेशन है कि संस्कृति बताती है कि हम क्या हैं और सभ्यता बताती है कि हमारे पास क्या है। मतलब संस्कृति को जो 2 भागों में बांटा गया, उसको मैकाइवर ने अपने तरीके से डिफाइन कर दिया, समझा दिया कि संस्कृति एक अभौतिक पक्ष है जो हमारे जीवन में शामिल होती है, हमारे उठने बैठने व्यवहार करने के तरीके को बताती है और यह समझाने का प्रयास करती है कि हमें हमारे तरीके को देखकर कोई कहता है कि नहीं, आपको संस्कार संस्कृति अच्छी मिली, इनके घर में संस्कृति अच्छे से बताई गई। जबकि जब हम गाड़ी से जाते हैं, जब अच्छा मोबाइल लेके जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, मतलब भौतिक चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो हम सभ्यता के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो भौतिक चीज़ों को, प्रगट पक्षों को मैकाइवर ने जो है वो सभ्यता की श्रेणी में रखा है। तो यहीं पे अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ, जिसमें मैकाइवर ने कहा कि संस्कृति बताती है कि हम क्या हैं, जबकि सभ्यता बताती है कि हमारे पास क्या है। थैंक यू।